नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी ने दोस्तों अपना नवीन कैलेंडर निकाला है, जिसमें उन्होंने दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की डेट को घोषित कर दिया है। 6 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ से आप लोग अगर दोस्तों सही प्रिपरेशन करेंगे तो ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा आपको देनी होगी, वो भी दोस्तों आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपने उत्तराखंड एलटी में देखा कि भाई किस तरह का हाल हुआ है कैंडिडेट्स का, और कैसे जो प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अभी से अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों करनी होगी। भारी डिमांड दोस्तों आ रही थी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग की क्लासेस स्टार्ट करिए, तो उसी के क्रम में दोस्तों हमने निर्णय लिया है कि आज से हम दोस्तों आपकी ज़रूर मदद करेंगे और आपके लिए एक विशेष बैच चलाएंगे जिसका नाम है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025। तो यहाँ पर दोस्तों हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो कि शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत आता है, उसमें दोस्तों हम आज पढ़ेंगे राधा कृष्णन कमीशन यानी कि राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी नई एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, और अगर अभी तक आपने हमारी नई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से दोस्तों एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे दोस्तों अवेलेबल है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राधा कृष्णन कमीशन के बारे में। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमने दोस्तों अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संबंध में कई तरीके अपनाने शुरू किए। कई क्षेत्र में दोस्तों परिवर्तन हुए और सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोस्तों कई सारे परिवर्तन उस समय पर होने थे। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होना था वो था उच्च शिक्षा की ओर। सबसे पहले हमारा ध्यान उच्च शिक्षा की ओर को ही गया, क्योंकि उस समय पर दोस्तों जो उच्च शिक्षा थी वो सैद्धांतिक ज़्यादा थी, व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं थी। और अन्य देशों की अगर हम तुलना करें तो उनके कंपैरिजन में भी जो हमारी दोस्तों जो शिक्षा का स्टैंडर्ड था वो काफ़ी लो था। तो इसलिए दोस्तों उस समय पे तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा दोस्तों एक आयोग के गठन के संदर्भ में भारत को सुझाव दिया गया कि आप एक ऐसा आयोग गठित करो जो कि तत्कालीन उच्च शिक्षा के बारे में सर्वे करे, उनकी समस्याओं को समझे और उसके बारे में सुझाव दे कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इसी के क्रम में दोस्तों राधा कृष्णन कमीशन का गठन किया गया। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का दोस्तों ये सबसे पहला शिक्षा आयोग है 1947 के बाद, इसलिए दोस्तों ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसका गठन कब हुआ। ये इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को। ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी दोस्तों, 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप जानते हैं दोस्तों इन्हें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इनके अन्य सदस्य ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि आगे जाके माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने, मुदालियर आयोग के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ऑर्थर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स डब, तो ये दोस्तों इसके सदस्य थे। और क्योंकि अध्यक्ष इसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तो अध्यक्ष के नाम पर ही दोस्तों राधाकृष्णन आयोग इस आयोग का नाम पड़ा। अब बात करते हैं आयोग के उद्देश्य के बारे में। तो जैसे हमने आपको बताया कि उस समय पर जो आयोग था ये इसीलिए गठित हुआ था कि उस समय पर जो हमारे तत्कालीन उच्च शिक्षा है उसकी दशा को देखना था और उसको सुधार करना था। वहाँ पर जो भी समस्याएं थी उनके लिए सुझाव देने थे। तो भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन
और भावी, ये भावी होगा दोस्तों, भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में विचार देना। तो आप देख सकते हैं कि उस समय पे आयोग का उद्देश्य क्या रहा होगा कि जो उस समय के जो यूनिवर्सिटी जो चल रही थी उनके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को दें और देश की तत्कालीन स्थिति को देखें, उसकी आवश्यकताओं को देखें और भावी आवश्यकताओं को भी देखें, वो भविष्य में कैसी उपयुक्त शिक्षा रहेगी, उसका निर्माण कैसे किया जाएगा, उसका विस्तार कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में इन्होंने विचार देने थे। अब बात करेंगे आयोग के कार्यक्षेत्र। तो देखिए, जैसा उद्देश्य होगा उसी के हिसाब से आयोग के कार्यक्षेत्र भी होंगे। तो देखिए, उस समय पर जो आयोग का कार्यक्षेत्र था वो यही था कि जो तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, उनका अध्ययन करना था। इसके अलावा प्रशासन और वित्त का भी अध्ययन करना था, उसके संदर्भ में सुझाव देने थे। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटी से जो संबद्ध महाविद्यालय यानी कि जो कॉलेज थे, उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के संबंध में सुझाव देने थे। इसके अलावा उच्च शिक्षा का पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसके संबंध में सुझाव देने थे। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसके उद्देश्य यानी कि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी निश्चित करना था। पाठ्यचर्या, उस समय की जो करिकुलम है उसमें सुधार करना था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये ज़्यादातर क्या थी, सैद्धांतिक थी, इसको ज़्यादा व्यवहारिक बनाना था। शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने का उपाय करना था, क्योंकि उस समय पर जो टीचिंग स्टैंडर्ड था वो उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा जो शिक्षा का माध्यम है इसके बारे में सुझाव देने थे कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या होना था, क्योंकि इस समय पे जो शिक्षा का माध्यम है इसमें हमेशा से समस्या रही थी। तो इसमें अपनी तरफ से आपके क्या सुझाव है। इसके अलावा जो कॉलेज में टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति, उनके वेतनमान, उनके सेवा शर्त क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में सुझाव देने थे। इसके अलावा उस समय पर छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसको दूर करने के उपाय खोजने थे। इसके अलावा छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी प्रस्तुत करना था। तो ये सभी आयोग के कार्यक्षेत्र थे। अब इन्हीं कार्यक्षेत्रों को दोस्तों देखते हुए आयोग ने अपना रिपोर्ट, या आप इसको कह सकते हैं आयोग का प्रतिवेदन, तो ये इन्होंने प्रस्तुत करी 25 अगस्त 1949। इन्होंने दोस्तों जितने भी इनके ऑब्जेक्ट थे जो कि अभी हमने डिस्कस किए, जो इनका कार्यक्षेत्र था, उसके लिए दोस्तों इन्होंने तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति को जानने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया। एक प्रश्नावली दोस्तों इन्होंने तैयार करी जो इन्होंने 1000 से अधिक लोगों को प्रेषित करी। ये 1000 से अधिक लोग दोस्तों जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित थे, इसमें प्रश्न रखे गए थे जो कि आपके उच्च शिक्षा से संबंधित थे। तो इन्होंने वहां से एक तरह से सैंपल कलेक्ट किया, ओके, और इसका एक सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। ऐसे ही फिर इन्होंने सेकंड फेज में इन्होंने जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रधानाध्यापक हैं, छात्र हैं, उनसे स्वयं भेंट करी और इस अध्ययन का पूरा लेखा जोखा तैयार किया। और बाद में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत करी। तो 1948 में गठन हुआ और 25 अगस्त 1949 को इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। ये दोस्तों बेहद वृहद दस्तावेज है जिसमें कि 747 पृष्ठ हैं और इसमें अध्यायों की संख्या 15 है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि राधाकृष्णन कमीशन के आखिरकार क्या क्या सुझाव थे। इन्होंने दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों अपने सुझाव दिए थे। तो आज हम दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि कम शब्दों में या कम चीज़ों में आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया जाए जिससे कि आपको फायदा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, शॉर्ट में दोस्तों देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन और वित्त यानी कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, उसका जो फाइनेंस होगा, उससे संबंधित क्या क्या सुझाव दिए थे, पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला दोस्तों कि जो उच्च शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में डाला जाए, कॉन्करेंट लिस्ट में। समवर्ती सूची का मतलब समझते हैं ना, कि इस उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी, संयुक्त रूप से ये उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अब जनरली आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा से संबंधित नीति का जो निर्माण है वो केंद्र सरकार करती है और प्रांतीय सरकारें उसका अनुपालन करती हैं, ठीक है, और अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। तो वही चीज इनके द्वारा कही गई कि जो केंद्र सरकार है वो पॉलिसी बनाए और प्रांतीय सरकारें उनका अनुपालन करें और अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। ओके, इसके अलावा
बात करेंगे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे अगर आंतरिक प्रशासन करना है तो प्रत्येक विश्वविद्यालय को विभिन्न समितियों का गठन अपने अंदर करना चाहिए। उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगे, उनको भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा इनसे जो संबद्ध महाविद्यालय हैं यानी कि जो कॉलेज हैं उनसे संबद्ध, उनके भी प्रशासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए निर्धारित। ठीक है, तो उनके लिए भी समितियों का गठन किया जाए। ठीक है, इसके अलावा उच्च शिक्षा के वित्तीय भार की हम बात करें तो इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से इसको वहन करें, क्योंकि उच्च शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। तो उसका जो वित्तीय भार होगा वो भी दोनों आपस में स्वयं वहन करेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं भाई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में विभिन्न मद हैं, जैसे कि भवन निर्माण है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, खेलकूद है। तो इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए। तो अनुदान कौन देगा दोस्तों? इसको अनुदान देगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो उस समय पर दोस्तों तत्कालीन जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उसके स्थान पर दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की इनके द्वारा सिफारिश की गई। ठीक है, और इसी के क्रम में दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले ये विश्वविद्यालय अनुदान समिति कहलाता था क्योंकि विश्वविद्यालय के कार्यों में एक रूपता लानी थी और उससे संबंधित जो महाविद्यालय थे उनको भी अनुदान देना था। तो इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गठित करने का सुझाव दिया। ठीक है, और ये फिर गठन भी हुआ। अब बात करेंगे शिक्षा का संगठन और संरचना, यानी कि कैसा संरचना होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इनके द्वारा दोस्तों यहां पर 3 स्तरों के गठन की दोस्तों बात करी। इन्होंने बोला कि 3 स्तर होने चाहिए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। ठीक है, यानी कि इन्होंने बोला कि जो उच्च शिक्षा है उसका जो गठन है वो 3 स्तरों में किया जाना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन रिसर्च। ओके, इसके बाद पाठ्यक्रम की बात करें तो जो स्नातक का पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष का होना चाहिए, परास्नातक का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होना चाहिए और शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्य, ये देखिए न्यूनतम है, 2 वर्ष का मतलब ये नहीं कि 2 वर्ष मैक्सिमम, 2 वर्ष क्या है? न्यूनतम। तो शोध कार्य के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए, निम्नतम कार्यकाल 2 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा का वर्गीकरण है, इसको भी 3 वर्गों में दोस्तों इसका वर्गीकरण किया गया, जैसे कि कला, विज्ञान और इसके अलावा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक है ना, मतलब कि जो उच्च शिक्षा है उसको भी 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, इसके अलावा हो गया आपका वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजी। तो वोकेशनल टेक्नोलॉजी एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को भी 6 भागों में फिर डिवाइड किया। इसके अंदर कौन कौन आएंगे? जैसे कि कृषि हो गया, वाणिज्य है, इंजीनियरिंग है, तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षण। ठीक है, शिक्षण का मतलब है शिक्षक प्रशिक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा होता है जब हम बीएड की दोस्तों बात करते हैं तो ये व्यावसायिक तरह की आपकी शिक्षा है, उसी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो जैसे कृषि शिक्षा है, वाणिज्य शिक्षा है। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियरिंग है, तकनीकी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएगी, चिकित्सा, कानून और इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण। ओके, इसके अलावा इनके द्वारा ये भी सिफारिश की गई कि जो प्रत्येक वर्ग है उसके लिए अलग अलग विभाग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कला है, विज्ञान है या फिर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है उसके लिए अलग अलग विभाग या डिपार्टमेंट होने चाहिए। ओके, इसके अलावा जो कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा एवं देखिए जो शिक्षण है यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है इसके लिए आपके संबद्ध महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, मतलब कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आपने देखा होगा कि अब इसके लिए क्या है, अलग से संबद्ध कॉलेज है, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग और तकनीकी के विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, बीएड कॉलेजेस हैं इतने सारे, तो वो खोले जाने चाहिए। ओके, इसके अलावा कृषि एवं शोध कार्य के लिए कृषि विश्वविद्यालय,
तो आप देख सकते हैं कि कृषि की उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए अलग से कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिया गया, वो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और उनसे संबद्ध महाविद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये हैं शिक्षा का संगठन एवं संरचना से संबंधित इनके सुझाव। इसके बाद उच्च शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन। तो इनके अनुसार दोस्तों हमें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो, तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है। इसके अलावा आनुवांशिक गुणों का विकास करना है ऐसे छात्रों का, ठीक है, पहले उनके गुणों को ज्ञात करो और फिर उनका विकास करो। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो कि राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके, उनमें इस क्षमता का विकास करना है। इसके अलावा दूरदर्शी, बुद्धिमान, बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ और समाज सुधारक व्यक्तियों को बनाना है, उनका विकास करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना है, ऐसे नवयुवकों का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्रीय अनुशासन की भावना हो, उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम हो, उनके प्रति अनुशासन की भावना विकसित है। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार, व्यवसाय का प्रबंध और देश के भौतिक अभाव, इसके बारे में भी पता लगाना है, ठीक है। ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो कि हमारे शिक्षा का मतलब हमारे जो प्रजातंत्र है उसको सफल बनाने के लिए हमारी शिक्षा का प्रसार कर सकें, ज्ञान की हमेशा खोज कर सकें, ठीक है, व्यवसाय का प्रबंध करें और देश के जो भौतिक अभाव हैं इनको दूर करें, हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और चरित्र का निर्माण करना है विद्यार्थियों के। इसके अलावा प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा छात्रों में विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का भी विकास करना है, छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना है। तो ये दोस्तों आपके हायर एजुकेशन के एम्स थे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में भी इन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिए। तो इन्होंने बोला कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम है वो स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास स्टार्ट किए जाने चाहिए, शुरू किए जाने चाहिए। तो जितनी भी स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कला वर्ग के विषयों को भी शिक्षा है वो इन भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए, ठीक है। तो उनको भी इस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों की शिक्षा को अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए। ये इनके द्वारा दोस्तों कुछ सुझाव दिए गए थे, क्योंकि संघीय भाषा में संभव नहीं था। तो इनका मानना था कि जो विज्ञान है या फिर आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं या फिर आपके टेक्नोलॉजी वर्ग के जो विषयों की शिक्षा है उनको संघीय भाषाओं के माध्यम से दिया जाना संभव नहीं है, तो उनकी शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में ही दी जानी चाहिए। ये इनका दोस्तों मानना था। इसके अलावा इनके और सुझाव ये थे कि भाई जो संघीय भाषाएं हैं उनके पारिभाषिक शब्दकोश बनाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, व्यवसायिक के स्टूडेंट हैं, तकनीकी के जो स्टूडेंट हैं उनको आने वाले समय में इन भाषाओं में शिक्षा देना संभव हो सके। क्योंकि अभी इन्होंने बोल दिया था कि भाई अंग्रेजी में ही हम शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों को भी स्वीकार करने की इन्होंने बात करी। इसके अलावा सभी संघीय भाषाओं का विकास करने की दोस्तों इन्होंने बात करी, ठीक है। इसके अलावा संघीय भाषाओं का जो लेखन है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाए और जिससे कि देवनागरी लिपि है उसमें जितने भी आवश्यक सुधार की आवश्यकता है वो देखी जाए। तो ये दोस्तों इन्होंने उच्च शिक्षा के माध्यम में बात करी। तो उच्च शिक्षा का जो माध्यम है इनके द्वारा दोस्तों एक तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। इन्होंने बोला कि भाई स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, कला वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इन्हीं माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जितनी भी स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई जो विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी विषय के जो छात्र हैं उनको तो अंग्रेजी में ही दो शिक्षा।
क्योंकि संघीय भाषा में देना संभव नहीं, क्योंकि संघीय भाषा की जो वोकैबुलरी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनमें हम परिभाषाओं को उतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो बस उन्होंने कहा कि भाई जो संघीय भाषा है उनमें पारिभाषिक शब्दकोशों को विकसित किया जाए, ताकि आने वाले समय में विज्ञान और जो वोकेशनल और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम संघीय भाषाओं में हम नॉलेज दे सकें। तो इस तरह से दोस्तों इनके द्वारा उच्च शिक्षा के माध्यम में अपने सुझाव दिए गए। इसके बाद अब बात करते हैं उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर। उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर, इसके संदर्भ में अगर दोस्तों हम बात करें तो इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर सुझाव दिए गए। देखिए, विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध कॉलेजेस हैं, इनकी दशा में सुधार किया जाए, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, इनकी उचित व्यवस्था की जाए। इन्होंने ये भी बताया कि भाई माध्यमिक शिक्षा से जब कोई आएगा, ठीक है, तो कम से कम न्यूनतम आयु उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर उसको स्नातक में प्रवेश लेना है, चाहे विश्वविद्यालय में लेना हो चाहे महाविद्यालय में लेना हो, तो पहले उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा उसको इंटर पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ये इनकी तरफ से सुझाव दिया गया था। तो पहले तो 12th पास होना चाहिए और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद योग्य जो छात्र हैं उनको ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। और इसके बाद जब कोई छात्र स्नातक कर लेगा, उसके बाद वो स्नातकोत्तर करना चाहिए, तो उसका जो प्रवेश होगा वो अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए। इसके अलावा जो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं छात्र, अगर उनको शोध कार्य करना है तो स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही शोध कार्य कर पाएंगे और उनका प्रवेश भी अखिल भारतीय स्तर पर होगा। इसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय में छात्रों की कितनी संख्या होनी चाहिए, अधिकतम, उसके बारे में बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिकतम सीमा 3000 होनी चाहिए, 3000 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। और इससे संबद्ध जो महाविद्यालय है उसमें अधिकतम सीमा 1500 होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि एक शिक्षण सत्र में जो परीक्षा दिवस है वो न्यूनतम 180 दिन होने चाहिए। यानी कि 180 दिन आपके कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है, इतने दिन आपकी क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्नातक स्तर पर इन्होंने छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य मानी। इसके अलावा शिक्षकों को भी बोला कि अपने जो लेक्चर हैं उसमें वो सतर्कता बरतें। ठीक है, यानी कि अपने लेक्चरर परिश्रम में सतर्कता के संग वो तैयार करें, उसमें काफ़ी एक तरह से सचेत रहें। इसके अलावा इन्होंने ट्यूटोरियल प्रणाली स्नातक स्तर पर बोला कि ट्यूटोरियल प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूटोरियल सिस्टम से क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो डायरेक्टली शिक्षक के संपर्क में आते हैं और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर इन्होंने बोला कि जो सेमिनार्स हैं यानी कि विचार गोष्ठियां हैं, इनका आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षक और छात्र एक स्थान पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर सकें। और इसके अलावा परीक्षाओं में भी सुधार के इन्होंने बात करी। ठीक है, परीक्षाएं ऐसी बनाओ जिससे कि छात्रों की वास्तविक योग्यता और उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। अब बात करेंगे दोस्तों उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के संदर्भ में इनके क्या क्या सुझाव दिए गए, क्योंकि आयोग ने दोस्तों उस समय पर अनुभव किया था कि लगातार यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही थी। तो अनुशासनहीनता को दूर करने के इनके द्वारा क्या क्या उपाय दिए गए, इनको आप देखिए। सबसे पहले छात्रों को दलगत राजनीति से दूर करना था, इनसे अलग रखा जाए छात्रों को। इसके अलावा छात्रों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को पैदा करना था। इसके अलावा छात्रों के लिए व्यायाम, खेलकूद और आमोद प्रमोद की क्रियाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों के बीच में घनिष्ठ संबंध, निकटता लानी थी। ठीक है, बीच में निकट संबंध लाने थे। इसके अलावा छात्रों के माता पिता हैं, राजनीतिक नेताएं हैं, जनता और प्रेस से इन सभी का सहयोग लिया जाए, जिससे कि छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास हो, वे छात्र अनुशासित हो सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षक और महाविद्यालय शिक्षक, इनके संदर्भ में इनके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए। अब देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्त, उनके वेतनमान, उसके संबंध में इनके द्वारा सुझाव दिए गए, जो मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति, इनके संदर्भ में भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए। तो सबसे पहले जब आप शिक्षकों की नियुक्ति करें, उनकी जो शैक्षिक योग्यता है और उनके साथ साथ उनकी जो शिक्षण योग्यता है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको भी परखा जाए
इसके अलावा शिक्षकों की पदोन्नति की बात करें तो केवल सीनियरिटी के आधार पर ही प्रमोशन ना दिया जाए, उसमें ये देखा जाए कि कौन शिक्षक कितना विद्वान है, उसमें कितनी शिक्षण कुशलता है, शोध कार्य में कितना अच्छा है, उसके आधार पर भी बनाया जाए। ओके, इसके बाद शिक्षकों के वेतनमान की हम बात करें तो इन्होंने बोला कि नए वेतनमानों को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, नए वेतनमान को लागू किया, इन्होंने कहा कि उच्च वेतनमानों को शीघ्रता से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षक की। तो विश्वविद्यालय शिक्षक की इन्होंने जनरली क्या की कि जो 5 श्रेणियां हैं उसमें इसको डिवाइड कर दिया। देखिए, जो शिक्षकों के वेतनमान है इसी के क्रम में इन्होंने जो जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे उनको 5 श्रेणी में बांटा। इसमें थे रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर। ठीक है, अब महाविद्यालय के लेकिन जो टीचर्स थे इन्होंने इसको 2 श्रेणी में बांटा, एक थे प्राचार्य और एक थे लेक्चरर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जो वेतनमान है इनमें थोड़ा यहाँ पर दोस्तों विसंगति पैदा कर दी, क्योंकि इन्होंने सबके वेतनमान थोड़ा अलग अलग रखे। ठीक है, जिससे कि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आयोग का एक दोष भी कहलाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो वेतनमान है थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट रखे गए। हालांकि इन्होंने वेतनमानों में वृद्धि करी, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो उस समय पे जो महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे इनका वेतनमान उस समय के विश्वविद्यालय की रीडर से थोड़ा सा कम रखा। ठीक है, और ऐसे ही जो महाविद्यालय में जो लेक्चरार हैं उनका जो वेतनमान है वो विश्वविद्यालय के जो लेक्चरार हैं उनसे दोस्तों इन्होंने थोड़ा कम रखा। ठीक है ना, तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इन्होंने वेतन विसंगति रखी, क्योंकि जो महाविद्यालय में जो लेक्चरार है और विश्वविद्यालय में जो लेक्चरार का सेम वेतनमान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि जो महाविद्यालय का लेक्चरार है उसका वेतनमान लेक्चरार से, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार से कम होना चाहिए। इस तरह के दोस्तों इन्होंने वेतनमान का सुझाव दिया था। तो इन्होंने अलग अलग श्रेणी बनाई, 5 श्रेणियां इन्होंने यूनिवर्सिटी की, 2 श्रेणियां इन्होंने कॉलेजेस की बनाई और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसके वेतनमान को सुनिश्चित किया। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। इसके अलावा शिक्षकों की सेवा शर्तें, उससे संबंधित भी दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे, जैसे कि इनके लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा की बात करी। ठीक है, इसके बाद इनके रिटायरमेंट की जो एज है उससे संबंधित दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए थे। ठीक है, जैसे कि जो रिटायरमेंट की एज है तो उसको 60 वर्ष वैसे रखा गया था, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो 60 से बढ़ाकर 64 ईयर्स की जा सकती थी। इसके संदर्भ में भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए। हालांकि हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना मेरे हिसाब से काफी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा शिक्षकों का कार्यभार, ठीक, यानी कि अगर कार्यभार है तो वो जनरली उनको 18 घंटे का जो कार्यभार है वो सौंपा जाए। ठीक है, एक सप्ताह में 1 वीक में 18 घंटे का कार्यभार सौंपने की दोस्तों इन्होंने बात करी थी। ठीक है ना, शिक्षकों को आवास की सुविधा भी मिलनी चाहिए, उसके संदर्भ में भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षार्थी, यानी कि जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनकी छात्र क्रियाएं और छात्र कल्याण से संबंधित भी इनके द्वारा दोस्तों सुझाव दिए गए। सबसे पहले कल्याण की बात करें तो इन्होंने बोला कि भाई एक छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, जो कि छात्र के कल्याण से संबंधित योजनाएं बने और उनका क्रियान्वयन करे, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा छात्र अधिष्ठाता की नियुक्ति की जाए, यानी कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं ना, तो ये छात्रों के लिए जो कि मतलब कह सकते हैं कि जो छात्रों की समस्याओं के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, ये अधिष्ठाता क्या होगा, छात्रों की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक शिक्षा जो निदेशक है, क्योंकि जो छात्र हैं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना था, खेलकूद पर भी ध्यान देना था, तो जो छात्रों की स्वास्थ्य शिक्षा और उनकी खेलकूद की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा तो शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा प्रथम 2 वर्ष में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, जो स्नातक के छात्र हैं उनको प्रथम 2 वर्ष में स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा एनसीसी की व्यवस्था की दोस्तों इन्होंने बात करी, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेजेस हो, वहां पर एनसीसी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए या सामान्य कोई भी रोग हो जाता तो उसके उपचार के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, इसके बाद कम से कम एक बार स्वास्थ्य निरीक्षण होना चाहिए, जैसे भी जब छात्र एडमिशन लेते हैं तो वर्ष में कम से कम एक बार उनका स्वास्थ्य निरीक्षण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कम से कम मूल्य में उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके,
इसके अलावा छात्र संघों का भी गठन होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट यूनियन होती हैं, ठीक है, उनका भी गठन होना चाहिए। और जो बेसिकली देखा जाए तो स्वशासन की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, बट छात्रों को राजनीति से थोड़ा दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोक्टोरियल बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो प्रोक्टोरियल बोर्ड दोस्तों बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जहां पर छात्रों को प्रशासन कार्यों में ट्रेन किया जाए, ठीक है, जो प्रशासनिक कार्य हैं वहां पर उनको प्रशिक्षित किया जाए। ओके, इसके अलावा छात्रों को गांवों में समाज सेवा का भी अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रावासों का प्रबंध और अच्छे भोजन की व्यवस्था भी किया जाना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दोस्तों जो छात्रावास होते हैं ना, उनका भी प्रबंध किया जाना चाहिए। और इसके अलावा अच्छे भोजन की व्यवस्था भी किया जाना चाहिए, और जो निर्धन छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो ये छात्र कल्याण, छात्र क्रियाओं से संबंधित उनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। अब बात करेंगे दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षाएं, यानी कि जो एग्जाम होते थे उसके संदर्भ में इनके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए। देखिए, उस समय की जो परीक्षा प्रणाली थी दोस्तों, उस समय पे बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी, और ज़्यादातर दोस्तों सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता था, रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था, ठीक है। और जो परीक्षा भी थी वो परीक्षा भी ऐसी होती थी जिससे कि छात्र की संपूर्ण योग्यता का पता नहीं लगता था। तो उसके संदर्भ में इनके द्वारा भी दोस्तों सुझाव दिए गए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं इनमें सुधार करिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू करिए। इसके अलावा परीक्षा बोर्ड की भी स्थापना की जानी चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में एक परीक्षा बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और जो कि एक तरह से प्रशिक्षण दे यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को, कि आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे बनाएंगे, उसकी ट्रेनिंग दे, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षाएं और प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्नातक और परास्नातक के छात्र हैं तो उनके प्रत्येक वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षा होनी चाहिए, और उसमें हर वर्ष आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिखित परीक्षाएं भी होनी चाहिए, प्रायोगिक परीक्षाएं भी होनी चाहिए, मौखिक परीक्षाएं भी होनी चाहिए, तीनों प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए, खासकर जब हम प्रायोगिक विषयों की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो परीक्षक हैं उनका चुनाव सही तरह से होना चाहिए, उनको 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षकों का जो उनका काल होना चाहिए वो कम से कम 3 वर्ष का दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को भी दोस्तों इन्होंने डिफाइन किया, जैसे स्नातक कोर्स में या फिर आपका जो परास्नातक कोर्स है उसमें जब आपका कोई पास होगा फाइनल ईयर में तो उसको कौन सी श्रेणी दी जाएगी, ठीक है ना। तो उसके अंकों के आधार पर उसको श्रेणी दी जाएगी, यानी कि अगर वो 70% लाता है तो प्रथम, 55% लाता है तो द्वितीय, 40% पे तृतीय श्रेणी दी जाएगी। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रेस मार्क्स है इसकी प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश करी, उनका ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दोस्तों दिए गए थे, और इन्होंने यही बोला था कि भैया जो शिक्षित महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को शिक्षित नहीं कर सकते तो उनके अभाव में फिर पुरुषों को भी शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी शिक्षा की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इन्होंने सिंपली ये बोला कि स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उनको सुमाता और सुगृहिणी बनाना होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा, जो स्त्री शिक्षा है उनके पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन की शिक्षा, गृह अर्थशास्त्र, पोषण की शिक्षा इनको देना चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा स्तर पर इन्होंने को एजुकेशन की भी दोस्तों बात करी है, तो ये इनके द्वारा बोला गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है धार्मिक और नैतिक शिक्षा, ठीक है। अब ये दोस्तों थोड़ा सा इनका एक आलोचनात्मक तथ्य हो सकता है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक स्तर पर धार्मिक पाठ्यक्रम दोस्तों चलाया। इन्होंने ये बोला कि जो धर्म है उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। आयोग का दोस्तों ये तर्क था कि हमारा जो भारत है, यद्यपि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दें। उन्होंने ये बोला कि हमारे संविधान में सभी धर्मों को समान महत्व है, तो इसलिए सभी धर्मों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करी, तो उन्होंने बोला कि इसको प्राथमिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, स्नातक स्तर है, सभी पर इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक स्तर हेतु भिन्न भिन्न धार्मिक पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक जो भी आपका शिक्षा संस्था है वो प्रारंभ हमेशा
मौन उपासना के संग स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा बताए गए भी प्रथम वर्ष में क्या क्या बताए जाए, बुद्ध के द्वारा बुद्ध के बारे में बताएं, कन्फ्यूशियस के बारे में, जेरोस्टर के बारे में इनके द्वारा दोस्तों ने बताया। इसी तरह से द्वितीय वर्ष में विभिन्न धर्मों के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करवाया, जैसे कि गीता है, धम्मपद है, गुरु ग्रंथ है, कुरान शरीफ, बाइबल, जिंदावेस्ता। इसके अलावा तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं के बारे में बताएं। तो पहले तो आपको प्रारंभ में जितने भी आपके जो ये प्रमुख जो लोग हैं इनके द्वारा इनकी जीवनियों को बताएं, फिर उसके बाद आधारभूत सिद्धांत बताएं द्वितीय वर्ष में, और तृतीय वर्ष में इनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं आधारभूत उनके बारे में बताएं। तो धर्म दर्शन के बारे में इनके द्वारा बताया गया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि राधा कृष्णन आयोग का थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे, इनके गुण और उनके दोष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों गुण के बारे में जानेंगे। गुण तो बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना, यानी कि ये केंद्र का भी दायित्व है, राज्य का भी, दोनों इस शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करना, उसके अलावा जो विश्वविद्यालय उनसे संबंध महाविद्यालयों पर अंकुश लगाया गया, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया, शिक्षण स्तर में सुधार किया गया, शिक्षकों के वेतनमान बहुत कम हुआ करते थे, उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया गया। इसके अलावा पदोन्नति के लिए योग्यता एवं शोध कार्य को महत्व दिया गया, शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न तरह की कल्याण योजनाएं जैसे कि हमने पढ़ी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन को भी इन्होंने सही डायरेक्शन दी, और इसके अलावा जो हमारी विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं इसमें सुधार के लिए भी इन्होंने रचनात्मक क्रिएटिव सुझाव दिए थे। तो ये इसके आयोग के गुण हैं। अब बात करेंगे दोष की। तो सबसे पहले उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। अब वो जो उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो दोस्तों आपके कह सकते हैं वो अति व्यापक थे। ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने सिंपल सी बात है, इन्होंने व्यक्ति के सभी तरह के विकास की बात करी, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, चारित्रिक हो, राजनीतिक, आर्थिक, सभी आध्यात्मिक। ठीक है, तो बेसिकली इतना अति व्यापकता यहाँ पर थी। तो ये एक तरह से थोड़ा देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखा जाए तो अगर हम सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की एक दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर इतने व्यापक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जब आपके उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा सीमित और विशिष्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यापकता थी, अति व्यापकता इनमें दिख रही थी। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करना, ये भी दोस्तों आपका एक तरह से इसका दोष आप कह सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं शिक्षा के माध्यम में, तो इसके शिक्षा के माध्यम के बारे में भी इन्होंने अस्पष्ट इनके द्वारा सुझाव दिए गए। एक और इन्होंने बोला कि भैया आप उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों इन्होंने सुझाव दिया कि भैया जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं वो इस योग्य नहीं है कि जो इनसे हम साइंस पढ़ा सकें, टेक्नोलॉजी पढ़ा सकें। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इनका कॉन्ट्रडिक्ट दोस्तों यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा शिक्षकों के वेतनमान में भेदभाव कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कॉलेज में कोई आपका लेक्चरार है और यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है तो उनके वेतनमान में डिफरेंस है ना, तो ये थोड़ा सा वेतनमान में इन्होंने भेदभाव कर डाला। इसके अलावा जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं इनका जो सुझाव था दोस्तों वो व्यवहारिक नहीं था, वो उस तत्कालीन समय के हिसाब से अव्यवहारिक था। ठीक है, क्योंकि भैया ग्रामीण विश्वविद्यालय की हम बात करें तो उस समय पर जो देश था वो ऑलरेडी आपका एक ग्रामों का ही देश था। ठीक है ना, अब ग्रामीण विश्वविद्यालय के लिए अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय पर यह था कि इनका पुनर्निर्माण आवश्यक था। ऑलरेडी आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे। ठीक है, तो ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जो स्थापना थी वो एक तरह से सही नहीं बैठी थी, वो अव्यवहारिक दिख रहा था, क्योंकि उस समय पर जो इंडिया था पूरी तरह से ग्राम में ही बसता था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो वहां पर ऑलरेडी जो विश्वविद्यालय थे उनको वहां पर पुनर्गठित या उनकी संरचना में सुधार करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी इनका संकुचित दृष्टिकोण दोस्तों दिखाई देता है। सिंपली इन्होंने बोला कि उसको सुमाता और सुगृहिणी बनाना है। बेसिकली उनको शिक्षा ये देनी है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको सही शिक्षा दे सकें। ठीक है, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सकें। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि भाई जो स्त्री शिक्षा है उसके संदर्भ में इनके सुझाव थे। ज़्यादातर होम साइंस की ही डेफिनेशन मतलब उसकी शिक्षा देने की इन्होंने बात करी है। मतलब बेसिकली है कि स्त्री को इसलिए शिक्षा देनी है ताकि वो पुरुष को शिक्षित कर सके, उसको सही तरह से न्यूट्रिशन दे सके, उसका सही तरह से शारीरिक विकास कर सके। इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, सुमाता बन सके, सुगृहिणी बन सके। तो और आगे चीज बढ़ने की बात नहीं की गई।
तो ये है दोस्तों आयोग के दोष। अब बात करेंगे कि आयोग की सिफारिशों की क्या क्या प्रभाव पड़े, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे दोस्तों। थोड़ा हमारी वीडियो भी लंबी हो पड़ी, लेकिन आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होंगे। तो देखिए सबसे पहले इनकी सिफारिशों के क्या क्या प्रभाव हुए। 1953 में दोस्तों जो विश्वविद्यालय अनुदान समिति है उससे बन गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, 1953 में। और 1956 में दोस्तों इसको स्वतंत्र संस्था का दर्जा मिल गया था। इसके अलावा 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की दोस्तों स्थापना हुई। इसके अलावा देश में क्षेत्र विशेषानुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, यानी कि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए। ओके, इसके अलावा स्वतंत्र महाविद्यालय बने, जैसे कि इनके द्वारा बोला गया था कि भैया हर जो वर्ग है उसका स्वतंत्र महाविद्यालय बनना चाहिए, जैसे कि कृषि के, वाणिज्य के, चिकित्सा के, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण के अलग से बने, इंजीनियरिंग के अलग बने, ठीक है। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हुआ, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा हेतु प्रादेशिक भाषा का चयन हो सका उस समय पे। 1948 में दोस्तों इसी के क्रम में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई। 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की शुरुआत हुई। इसके अलावा जो शिक्षकों के वेतनमान हैं उनमें वृद्धि हुई, पहले बहुत कम हुई करती, उनकी सेवा में शर्तों में सुधार हुआ, प्रोविडेंट फंड की हुई, रिटायरमेंट की एज बढ़ी, छात्र के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं बनी। तो ये दोस्तों आपकी आयोग की सिफारिशों के प्रभाव थे। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल लेक्चर। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम में जरूर मदद करेगा। देखिए इस तरह के डिटेल लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने देखा कि भाई एलटी में किस तरह का हश्र हुआ इस समय पर, लेकिन आपको उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। पेपर चाहे जैसा भी आए, आपको किसी भी दिन किसी भी समय उसको निकालने की क्षमता होनी चाहिए। आप किसी भी तरह का एक्सक्यूज ना रखें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेगा। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी तुरंत ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी आपको कई सारे MCQ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे कोर्स की डिटेल भी वहाँ पर आती रहेगी। और हमारी जो नई एप्लीकेशन है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस से, वो लॉन्च हो चुकी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।